क्या आपने कभी भारतीय रेलवे के स्लीपर कोच में रात का सफर किया है? वो सफर जहां खिड़की के बाहर सिर्फ एक घना अंधेरा होता है, जहां हर कुछ किलोमीटर बाद ही ट्रेन एक ऐसे वीरान स्टेशन से गुजरती है जहां इंसान तो दूर, कोई परिंदा भी पर नहीं मारता है। हम सोचते हैं कि हम एक लोहे के बेहद सुरक्षित डिब्बे में बंद हैं। हमारे आसपास 50 से ज्यादा लोग सो रहे हैं, रह रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर उसी तेज रफ्तार दौड़ती ट्रेन के डिब्बे में कोई ऐसी चीज सवार हो जाए जिसके पास ना तो कोई टिकट हो और ना ही कोई वजूद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं अमित डाल टेल्स। आज की कहानी किसी पुराने खंडहर, किसी वीरान हवेली या तांत्रिक के चक्रव्यूह की नहीं है। आज की कहानी उस सफर की है जो शायद आपने भी कभी न कभी तय किया होगा। यह कहानी है लखनऊ के चारबाग स्टेशन से दिल्ली जाने वाली एक नाइट एक्सप्रेस ट्रेन की, और इसका मुख्य किरदार है रजत। रजत एक आम नौकरी पेशा लड़का था जो एक इमरजेंसी के कारण स्लीपर कोच की बोगी नंबर S7 में सफर कर रहा था। रजत को लगा था कि सुबह तक वो दिल्ली आराम से पहुंच जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात बोगी नंबर S4 की बर्थ नंबर 57 पर उसकी मुलाकात मौत से होने वाली थी। आज का ये स्पेशल एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए एक बिल्कुल शांत जगह पर बैठ जाइए, कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दीजिए और हेडफोन्स की वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज की ये रात पटरियों की इस गूंज के बीच आपके पीछे कोई आकर खड़ा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस हॉरर इंसिडेंट। तारीख थी 21 दिसंबर की। कड़कड़ाती ठंड की वो एक ऐसी खौफनाक रात थी जब कोहरे की सफेद चादर ने पूरे लखनऊ शहर को अपने आगोश में घेर लिया था। रेलवे स्टेशन के रात ठीक 1:15 बज रहे थे। अनाउंसमेंट हो रही थी कि कोहरे के कारण दिल्ली जाने वाली सारी ट्रेनें अपने तय समय से पूरे 3 घंटे लेट हैं। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सन्नाटा पसरने लगा था। चाय के स्टॉल बंद हो रहे थे और कुछ मुसाफिर जो बचे थे वो खुद को कंबलों में लपेटकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। रजत अपने बैग को तकिया बनाकर एक बेंच पर बैठा हुआ था। ठंड इस कदर थी कि मुंह से भाप निकल रही थी। ठीक रात के 2 बजे कोहरे के घने समंदर को चीरती हुई हेडलाइट की एक पीली तीखी रोशनी प्लेटफॉर्म पर पड़ती है। अब ट्रेन आ चुकी थी। वही बोगी नंबर S4 बिल्कुल सामने आकर रुकती है। रजत ने अपना बैग उठाया और डिब्बे के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, उसे महसूस हुआ कि बोगी के अंदर की हवा बाहर की ठंड से भी ज़्यादा अजीब थी। स्लीपर डिब्बे की वो जानी पहचानी मटमैली नीली रोशनी जल रही थी। डिब्बे के लगभग सभी यात्री अपनी बर्थ पर सो चुके थे। चारों तरफ सिर्फ लोगों के खर्राटों की, ऊपर चल रहे पुराने पंखों की चरचर आवाज आ रही। रजत गलियारे से होता हुआ अपनी सीट की तरफ बढ़ा। उसकी सीट थी मिडिल बर्थ नंबर 56 और उसके ठीक सामने वाली लोअर बर्थ का नंबर था 57। जब रजत अपनी सीट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बर्थ नंबर 57 पर कोई पैसेंजर पहले से ही सो रहा था। उसने अपने पूरे शरीर को एक ऐसे पुराने मटमैले भूरे रंग के कंबल से ढक रखा था, यहां तक कि उसका चेहरा भी पूरी तरह छुपा हुआ था। रजत ने सोचा कि ठंड ज्यादा है, इसलिए पैसेंजर मुंह ढककर सो रहा होगा। उसने अपना बैग नीचे रखा और अपनी मिडिल बर्थ को खोला और उस पर लेट गया। ट्रेन एक झटके के साथ स्टेशन से चल पड़ती है। रजत सोचता है कि अभी सो जाता हूँ, जब सुबह उठूंगा तो सीधे दिल्ली में ही आँख खुलेगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि ट्रेन के आगे बढ़ते ही इस बोगी का भूगोल पूरा बदलने वाला था। रात के करीब 2:45 हो रहे थे। ट्रेन अब अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी।
बाहर घना जंगल और कोहरा इतना ज्यादा था कि खिड़की के बाहर 1 इंच दूर का भी कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा। अचानक रजत की आंख खुली। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी कपकपी महसूस हुई। कमरे का तापमान एकदम शून्य से भी नीचे जा चुका था, जैसे कोई बर्फ की सिल्ली उसके ठीक पास लाकर रख दिया। रजत ने उठकर नीचे की तरफ झांका। बोगी की डिम लाइट में उसने देखा कि सामने वाली बर्थ नंबर 57 पर जो सोया हुआ मुसाफिर था वह अब उठकर बैठ चुका था, लेकिन उसके बैठने का तरीका सामान्य तो बिल्कुल नहीं था। वो बिना किसी हलचल के बिल्कुल सीधा, जैसे कोई लाठी खड़ी हो वैसे बैठा हुआ था। उसके शरीर पर अब भी वो मटमैला भूरा कंबल लिपटा हुआ था। अंधेरे के कारण रजत को उसका चेहरा साफ नहीं दिख पा रहा था, लेकिन उसने नोटिस किया कि उस पैसेंजर के कपड़े नीचे से बिल्कुल गीले थे और उनमें से बदबू आ रही थी, जैसे नदी के किनारे जमी हुई सड़ती हुई काई या फिर गीली मिट्टी से आती हो। रजत ने थोड़ा असहज महसूस किया। उसने ऊपर से ही टोकते हुए कहा, भाई साहब, तबीयत ठीक है आपकी? कुछ चाहिए क्या? लेकिन उस पैसेंजर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल म्यूट था, बस जुबान बैठा रहा। लेकिन तभी ट्रेन एक बहुत बड़े लोहे के पुल के पास से गुजरती है। पुल के नीचे नदी थी और पुल से गुजरते समय ट्रेन की पटरियों की आवाज बदल जाती है। उसी वक्त बाहर से किसी सिग्नल की एक तीखी लाल रोशनी खिड़की के कांच को पार करती हुई सीधे उस पैसेंजर के चेहरे पर पड़ती है। रजत की सांसें वहीं थम जाती, क्योंकि उस लाल रोशनी ने उसने दिखाया कि वो जो उस कंबल के अंदर इंसान बैठा था उसका चेहरा बिल्कुल गायब था। वो सिर्फ एक सूखी पीली पड़ चुकी चमड़ी का ढांचा था, जिसकी आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई थी और उन धंसी हुई आंखों के गड्ढों में ठहरा हुआ सड़ता हुआ पानी चमक रहा। वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। रजत के गले से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक उस पैसेंजर ने अपना हाथ कंबल से बाहर निकाला। उसका हाथ पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे मरने के बाद शरीर का खून जम जाता है और शरीर पूरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसने अपनी एक उंगली रजत की तरफ उठाई और अपने सूखे होठों पर रख दी, मानो वो रजत को चुप रहने का इशारा कर रहा हो। अजीब बात यह थी कि रजत का पूरा शरीर जैसे पैरालाइज्ड हो गया। वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था, वो चाहकर भी अपनी सीट से उठकर भाग नहीं पा रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से अमानवीय आकृति के वश में आ चुका था। तभी वो पैसेंजर धीरे धीरे अपनी जगह से हिला। उसके हिलने से हड्डियों के चटकने की आवाज आ रही। उसने अपनी धसी हुई पानी से भरी आंखों से सीधे रजत को घूरना शुरू कर दिया। इस टाइम रजत के दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि इस बोगी में इतने सारे लोग सो रहे हैं, कोई जाग क्यों नहीं रहा है। उसने जोर लगाने की कोशिश की, अपने पैर को हिलाना चाहा, लेकिन उसका शरीर पूरा पत्थर का बन चुका। वो पैसेंजर अब अपनी सीट से उठकर गलियारे में खड़ा हो गया था। उसकी लंबाई सामान्य इंसानों से कहीं ज़्यादा थी। वो सीधे रजत की मिडिल बर्थ की तरफ झुकने लगता है। उसकी सांसों से सड़े हुए मांस की इतनी भयंकर बदबू आ रही थी कि रजत का दम घुटने लगता है। तभी बोगी के दूसरी छोर से किसी की आने की आहट सुनाई देती है। वो रेलवे का टीटी था। काले रंग का कोट पहने, टॉर्च लिए वो यात्रियों की टिकट चेक करता हुआ सीधे बोगी नंबर S4 में आगे बढ़ रहा था। जैसे ही टीटी के कदमों की आवाज नजदीक आई, रजत के शरीर का बंधन अचानक से टूट जाता है। वो झटके से अपनी सीट पर उठकर बैठ जाता है। उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ हो चुका था। टीटी रजत की बर्थ के पास आकर रुकता है। उसने टॉर्च की रोशनी रजत के चेहरे पर डाली और कहा, हाँ भाई, टिकट दिखाइए, लखनऊ से बैठे हो ना? रजत ने कांपते हाथों से अपनी जेब से फोन निकाला और ये टिकट दिखा दिया। टीटी ने चार्ट पर टिक कर दिया। तभी रजत ने हांफते हुए टीटी का हाथ पकड़ा और नीचे खड़े उस पैसेंजर की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर सर,
ये देखिए, मेरे सामने वाली सीट के 57 नंबर पर जो पैसेंजर बैठा है वो कोई इंसान नहीं है सर, वो बहुत डरावना है। प्लीज़ मेरी सीट यहाँ से बदल दीजिए सर, प्लीज़। टीटी ने जब अपनी टॉर्च की रोशनी सीधे बर्थ नंबर 57 पर डाली, रजत ने भी नीचे देखा। वो पैसेंजर अब भी वहीं बैठा हुआ था, कंबल ओढ़े, बिल्कुल शांत। लेकिन टीटी का रिएक्शन देखकर रजत के पैरों तले जमीन खिसक गई। टीटी ने बड़े ही ठंडे लहजे में रजत को देखा और कहा, क्या बकवास कर रहे हो भाई साहब? रात के 3 बज रहे हैं, कोई नशा वसा करके बैठे हो क्या? सीट नंबर 57 पूरी तरह खाली है। बनारस से ही सीट पर कोई बुकिंग नहीं है। फालतू की बातें मत करो, चुपचाप सो जाओ, बाकी पैसेंजर को डिस्टर्ब मत करो। टीटी को वो पैसेंजर दिखाई ही नहीं दे रहा था। टीटी की टॉर्च की रोशनी सीधे उस पैसेंजर के शरीर के आर पार निकलकर पीछे दीवार पर पड़ रही थी। वो एक पारदर्शी रूहानी साया था जो सिर्फ और सिर्फ रजत को ही दिखाई दे रहा था। टीटी ने अपना चार्ट समेटा और बिना कुछ सुने अगले डिब्बे की तरफ बढ़ गया। रजत अब उस बोगी में उस साये के साथ बिल्कुल अकेला रह गया था। जैसे ही टीटी वहां से जाता है, ट्रेन अचानक एक बहुत ही लंबी और अंधेरी टनल के अंदर दाखिल हो जाती है। बोगी की बत्तियां जो थोड़ी बहुत अभी तक जल भी रही थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई थी। अब डिब्बे में ऐसा घना अंधेरा हो चुका था कि अपने हाथ को दूसरा हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसी घनघोर अंधेरे में रजत को महसूस हुआ कि उसके ठीक कान के पास कोई बहुत ही भारी और ठंडी सांसें ले रहा हो। और फिर बोगी के उस सन्नाटे में एक आवाज गूंजी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो ऐसी थी जैसे पटरियों के आपस में घिसड़ने की कोई चीख निकाल रहा। टिकट तो मेरे पास भी था लल्ला। ठीक 3 साल पहले इसी तारीख को मैं भी इसी सीट नंबर 57 पर बैठकर अपने घर जा रहा था। इसी टनल के पास ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। बोगी पलट गई थी, सब चले गए घर, लेकिन मेरी लाश आज भी इसी पटरी के नीचे दबी हुई है। मुझे घर जाना है लल्ला, क्या मुझे अपनी सीट पर बैठने दोगे? या सुनते ही रजत की आंखों के आगे एक अंधेरा छा गया। खौफ के उस चरम बिंदु पर आकर उसका दिल सहन ही नहीं कर पाया वो बात, और वो अपनी ही बर्थ पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगली सुबह जब दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, तो सफाई कर्मचारियों ने रजत को सीट पर बेहोश पाया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उस रात के खौफ ने रजत की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। रेलवे के रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता चला कि ठीक 3 साल पहले उसी टनल के पास एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। यहाँ बोगी नंबर S4 की बर्थ 57 पर बैठे एक मुसाफिर की मौत हो गई थी और उसकी लाश आज तक बरामद नहीं हुई थी। वो मुसाफिर आज भी हर साल 21 दिसंबर की रात को लखनऊ से चलने वाली उसी नाइट एक्सप्रेस की बोगी S4 बर्थ नंबर 57 पर अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए चढ़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी हमें एक बहुत ही बड़ी और कड़वी सीख देती है कि अगली बार जब आप रेलवे की वेबसाइट पर जाकर अपनी टिकट बुक कर रहे हो, अगर आपको गलती से स्लीपर कोच में बर्थ नंबर 57 मिल जाए, तो सफ़र पर निकलने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा कि हो सकता है उस बर्थ पर कोई और ऐसा हमसफ़र आपका इंतज़ार कर रहा हो जो इस दुनिया का हो ही नहीं। अगर ट्रेन के स्लीपर कोच के खौफ ने आपकी रूह को कपा दिया हो, तो अमित डार्क टेल्स को अभी सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स में अपनी राय हमको ज़रूर लिख कर भेजिए। मैं हूं अमित, जल्दी मिलता हूं आपसे एक और नए रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ में। तब तक के लिए